नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 9वां चैप्टर किरण प्रकाश की प्रकाशिकी यंत्र लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 8 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, उनके सॉल्यूशंस देख लिए थे। विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 अंक के होने वाले हैं। साथ में एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा जो कि 4 अंक का होने वाला है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 7 अंक के होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर में से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि गोली दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 एवं इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC है तो n12 व IC के मध्य सही संबंध कौन सा है? चलिए इसको मैं समझा देता हूं। यहां हम ले लेते हैं, ये 2 माध्यमों को अलग करने वाला एक पृष्ठ है जिसे हम अंतरा पृष्ठ कह रहे हैं, जिसे अंतरा पृष्ठ कहा जा रहा है। चलिए, ये हमारे पास में एक अंतरा पृष्ठ है, ये एक अभिलंब है, इसके ऊपर यहां पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है जो कि इस डायरेक्शन में अपवर्तित हो जाती है। थोड़ा सा मोटा करके दिखाया है मैंने। चलिए यहां पर समझें कि ये है, यहां पर हमारे पास में माध्यम एक है जो कि सघन माध्यम है। दूसरी तरफ माध्यम 2 है, माध्यम 2 जो कि विरल माध्यम है। यहां से ये कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये अभिलंब है n डैश, और ये अपवर्तित किरण है। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य का जो कोण है जब 90 डिग्री हो जाता है तब जो आपतन कोण होता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन हो गई। अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री होता है तो जो आपतन कोण होता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। स्नेल का नियम हमें क्या कहता है? स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये बराबर होता है n2 के। यहां से आप ध्यान दें कि जब ये जो r है, r आप 90 डिग्री पुट कर देते हैं तो I है वो IC के इक्वल हो जाता है, जो कि n2 प्रकाश की किरण माध्यम 1 से 2 में जा रही है। इसे आप n2/n1 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन IC बराबर 1/n12 आ जाएगा। साइन IC बराबर 1/n12। इसे आप क्या लिख सकते हैं, n12 बराबर 1/sin IC। तो ये हमें मिल चुका है रिलेशन n12 तथा साइन IC में। ऑप्शन गौर करके देखिए, ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है वो हमारे पास में देखिए कैपिटल M से यदि हम उसको पुट करें सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए,
कैपिटल एम बराबर होता है डी अपॉन में यू, डी अपॉन में यू। यहां पर स्मॉल डी यूज में लिया जा रहा है, तो स्मॉल डी बट्टे में यू। इसमें हम कंडीशन पुट कर रहे हैं कि जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, जो हमारे पास में प्रतिबिंब है वो यदि न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता है, तब ये जो फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता का वो 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा। क्लियर। और जब जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनता है, अनंत पर बने, और जब अनंत पर बनता है तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा डी अपॉन में यू, यू के स्थान पर एफ आ जाएगा। यहां पर स्मॉल डी यूज में लिया जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेंस की शक्ति P व फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होता है। लेंस की शक्ति की डेफिनेशन भी यही है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की शक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समतल दर्पण की शक्ति, देखिए समतल दर्पण की शक्ति कितनी होगी। शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर 1 में F, और समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए F बराबर होता है अनंत। और जब हम यहां पर अनंत पुट कर देंगे तो शक्ति का मान आ जाता है 0, 0। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है, इनमें से किसके द्वारा क्रिएट होता है। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की। तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। और जो प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। हमें जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होंगे, सीधे होंगे। लेकिन इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होती है। बिंब और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होती है। जबकि इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनेगा। फिर बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस बिंदु वह ध्रुव के मध्य, पी के मध्य होती है, तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और उस स्थिति में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से अधिक होती है। फिर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो जो उत्तल दर्पण है इसमें सारे के सारे प्रतिबिंब ही काल्पनिक होते हैं। सारी की सारी स्थितियां कैसी होगी, काल्पनिक प्रतिबिंब की होगी। और उनमें बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से अधिक होती है। क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। हमें क्वेश्चन के अंदर यहां पर m का जो मान है वो 1 दे रखा है। हम विद्यार्थी जानते हैं m बराबर होता है माइनस में v बट्टे में u। यहां पर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, परिमाण में 1 दे रखी है, इकाई आवर्धन। तो यहां पर हम -1 लेकर चल रहे हैं, तो माइनस में v बट्टे में u। और उस कंडीशन में यहां से v और u दोनों बराबर हो जाएंगे। हम दर्पण सूत्र क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f की जो वैल्यू है वो हमें 20 दे रखी है। u का मान हम u ही रहने देते हैं, u हमें चाहिए, तो v की जगह भी हम u ही
पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1/20 बराबर 2/में u, और यहां से हमारे पास में u बराबर आ गया है 40। u बराबर कितना आ गया है, 40। तो यहां पर u का मान 40 सेमी होगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए क्या है कि किसी कांच का अपूर्णांक 1.5 जबकि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कांच में क्या होगी? तो देखिए, हम स्नेल के नियम से क्या जानते हैं, हमारे पास में एक रिलेशन होता है C1/C2 बराबर λ1/λ2, और ये बराबर होता है N2/N1, N2/N1। तो देखिए यहां से हमें N2/N1 बराबर λ1/λ2 वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। तो किसी कांच का अपूर्णांक जिसमें जबकि निर्वात की हमें λ1 निर्वात ले लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, N2 का मान तो हमारे पास में 1.5, N1 निर्वात के लिए 1 बराबर λ1 निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, और λ2 जो कि कांच के अंदर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो λ2 बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम बट्टे में 1.5। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर लग जाएगा। तो ये 2/3, इसका भाग इसमें 2 बार में चला जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब एक प्रकाश किरण वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? देखिए, वेग बदल जाता है, आयाम और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दूरदर्शक के अभिदर्शक तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरियां f और fe है, तो इनकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है, f/fe के इक्वल होगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस है, इनमें से एक लेंस की आवर्धन क्षमता 5 तथा संयुक्त आवर्धन 100 है, तो दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? देखिए, 2 लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, कुल आवर्धन क्षमता m बराबर होता है m1 इंटू m2, और यहां से m की जो वैल्यू है, m का जो मान है वो हमें दे रखा है 100, m1 हमें दे रखा है 5, और m2 हमें ज्ञात करना है। तो m2 बराबर यहां से आ जाएगा m बट्टे में m1, m का मान हमारे पास में 100, m1 का मान 5, तो इसका मान आ जाएगा m2 का 20। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। इस चैप्टर में से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1.5 अंक का होगा, 3 अंक के पूछे जाएंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत लिखिए कि प्रकाशिक तंतु है ये यहां पर। तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रकाशिक तंतु, तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रकाशिक तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। फिर देखिए कि कोई भी जो प्रकाशिक तंतु है वो कांच की धागेनुमा संरचना बनाकर एक रस्सी बनाई जाती है, और उस रस्सी के ऊपर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप करके, पॉलिश करके प्रकाशिक तंतु का निर्माण करते हैं। तो ये यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है प्रकाशिक तंतु
जो कि कांच की धागेनुमा संरचनाओं से निर्मित होता है। इसके एक सिरे के ऊपर, इसके यहां पर इस सिरे से हम प्रकाश की किरण को आपतित करवाते हैं। बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर चली जाती है। बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर दूसरे सिरे पर चली जाएगी। ये जो पोलिस है वो कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की जाती है। जो कांच है इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो ये यहां पर तो होता है सघन माध्यम। ये तो क्या है, सघन माध्यम। और पोलिस वाला जो माध्यम है वो विरल माध्यम होता है। देखिए, इसका जो उपयोग है वो शल्य चिकित्सा में होता है। साथ में प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी इनका उपयोग होता है। तो ये था प्रकाशिक तंतु। अब देखिए, लेंस की क्षमता का क्या तात्पर्य है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता, ये प्रकाश किरण है और उसको मोड़ने की जो क्षमता है उसी को ये हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में ये कोई लेंस है और इस लेंस से कि मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर आपतित जो प्रकाश किरण है उसमें उत्पन्न विचलन को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। कि एकांक दूरी पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है, एकांक दूरी पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है उसमें उत्पन्न जो विचलन होता है उसी को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। हम यहां पर कंसीडर कर ले कि हमारे पास में जो लेंस है इस पर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये वाली प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये अपनी मूल दिशा से थीटा कोण पर मुड़ जाती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से होकर जाएगी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फोकस दूरी के इक्वल हो जाएगी। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार एच बट्टे में एफ हो जाएगा। और जब थीटा बहुत छोटा होता तो टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, थीटा बराबर एच बट्टे में एफ। अब हम क्या करें कि यदि एच का मान हम एकांक ले ले 1 मीटर, तो ये जो विचलन उत्पन्न होता है थीटा जो होता है यही लेंस की क्षमता होता है। तो P बराबर हमारे पास में आ जाता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लीजिए कि डेफिनेशन तो आ गई हमारे पास में, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक होता है 1/मीटर जिसे हम डायप्टर कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक तो शक्ति भी धनात्मक होगी, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक तो शक्ति भी ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। हमें यहां पर 2 कॉलम दे रखे हैं। एक कॉलम में हमें यहां पर फॉर्मूले दे रखे हैं, तो दूसरे कॉलम में उनसे रिलेटेड घटनाएं या नियम दे रखे हैं। इनको आपस में सुमेलित करना है। पहली जो फॉर्मूला है वो म्यू बराबर 10 जो कि बूस्टर के नियम को इंगित करता है। म्यू बराबर 1/IC जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फॉर्मूले को बताता है। म्यू बराबर साइन I/sin R स्नेल के नियम पर आधारित फॉर्मूला है। म्यू बराबर A + Δm/2 साइन, यहां पर एक साइन और आएगा, साइन A + Δm/2 साइन A/2, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ नामांकित आरेख बनाइए और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के दोनों अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम क्यों होनी चाहिए। चलिए पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर अगला जो रीजन है उसको ढूंढ लेते हैं। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो किरण आरेख है वो आपके सामने है। इसमें एक अभिदर्शक लेंस जिसका द्वारक छोटा, एक नेत्रिका लेंस जिसका द्वारक बड़ा होता है। वस्तु AB से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो A' B' के रूप में थोड़ा बड़ा, उल्टा
और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का काम करता है और अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में प्राप्त होता है, जो कि प्रारंभिक प्रतिबिंब के रेस्पेक्ट काफी बड़ा और उल्टा होता है। तो ये तो आपका किरण आरेख है। इसे आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो माइनस में V नोट अपॉन में U नोट इंटू D अपॉन में UE होती है। इसे हम जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो माइनस में V नोट अपॉन में U नोट 1 प्लस D अपॉन में FE हो जाता है। और यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर, तब आवर्धन क्षमता माइनस में V नोट अपॉन में U नोट इंटू D अपॉन में FE हो जाती है। अब यहां पर आप इन दोनों ही सूत्रों से, इस वाले सूत्र से तथा इस वाले सूत्र से, दोनों ही सूत्रों से इसे आप देखें कि दोनों में ही जो FE है वो जितना कम होगा आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यहां पर FE कम तो आवर्धन क्षमता अधिक। तो हमें यहां पर पूछा है कि आवर्धन क्षमता अधिक हो, M अधिक होने के लिए, M अधिक होने के लिए, M का मान अधिक हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? एक तो सीधा सीधा इन फॉर्मूलों से निकल रहा है। पहली बात तो FE का मान कम होना चाहिए। FE का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये तो हमें सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है। फिर एक सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि UO का मान भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। UO का मान कम होना चाहिए। तो UO का मान कम होने से क्या हो जाएगा? इससे देखिए कि हमारे पास में है अभिदर्शक लेंस, और अभिदर्शक से हम वस्तु को उसके फोकस बिंदु से दूर रखेंगे। FO से क्या रखना है? दूर रखना है, तभी इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है A डैश B डैश प्राप्त होगा। अब हमारे को ये कहा गया है कि भाई UO तो कम होना चाहिए। अब UO तो तब कम होगा जब इसकी फोकस दूरी कम होगी। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कम। UO का कम होना का मतलब है कि FO कम होना चाहिए, अर्थात FO का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्योंकि यदि FO का मान कम नहीं होगा तो हम UO को कम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कंडीशन में FO के इधर इस डायरेक्शन में यहां पर हम वस्तु A B को नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर यदि वस्तु को रख दिया तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसलिए वस्तु है उसको हमारे को FO से इस तरफ ही रखना है। इस तरफ रखने के लिए आपको UO का मान कम तब होगा जब FO कम करे। क्लियर? तो ये यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए और इस पर आधारित दो घटनाओं के नाम लिखिए। यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्लियर? तो पहले हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कर देते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए हमने यहां पर एक सघन माध्यम दिखाया है, एक विरल माध्यम दिखाया है, और ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये अंतरापृष्ठ है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। यहां पर एक प्रकाश स्रोत है, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो ऐसे, देखिए एक स्थिति ऐसी आएगी, एक आपतन कोण ऐसा आएगा जिसके ऊपर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा,
और जब कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री से अधिक के कोण पर आपतित होगी तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगी। तो उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होने वाली है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो स्थिति, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति है। क्लियर? अब यहां पर ये वाली जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये क्रांतिक कोण की स्थिति होती है। क्रांतिक कोण क्या होता है, इसे आप समझ लीजिए कि देखिए, क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण है जो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन कि सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में ही वापस लौट आती है, तो उस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये रिलेशन हम पहले भी देख चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर भी देख लीजिए कि यदि विरल माध्यम वायु हो तो क्रांतिक कोण की स्थिति में स्नेल के नियम से एन ए एम होता, तो एन ए अपॉन में एन एम, और यहां से हमारे पास में एन एम बराबर आ जाएगा साइन 1 अपॉन साइन आई सी। हमारे को कुछ एग्जाम्पल पूछे हैं यहां पर, केवल उसमें नाम पूछा है। तो एक घटना है मृग मरीचिका। इस मृग मरीचिका पर आधारित क्वेश्चन हमने यहां पर सम्मिलित किया है, इसको आप यहां पर देख लीजिए, समझ लीजिए कि देखिए विद्यार्थियों, रेगिस्तान के अंदर गर्मियों के दिनों में क्या होता है, पृथ्वी के पृष्ठ की जो वायु है वो गर्म होकर विरल माध्यम का निर्माण कर लेती है। उसके ठीक ऊपर वाली जो वायु होती है, यहां जो बिल्कुल नजदीक जो वायु है वो विरल माध्यम का निर्माण कर लेगी, और इसके जस्ट ऊपर वाली ये जो वायु है ये सघन माध्यम का निर्माण कर लेती है। तो दूर खड़ा जो ये जो व्यक्ति है वो क्या है, रेगिस्तान में दूर खड़े पेड़ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो सघन माध्यम में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर दूर खड़े व्यक्ति या मृग तक पहुंचती। यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे पहुंचेगी। एक बार फिर से देखें कौन सी किरण कैसे जा रही है, कि यहां से प्रकाश की किरण चल रही है सघन माध्यम में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर आदमी तक पहुंचती है। तो इस आदमी को ये वाली प्रकाश की किरण यहां से आती हुई नजर आती है। इसको जो पेड़ है वो इसके उल्टा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए दूर खड़े मृग को या व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि पेड़ के पास में पानी भरा हुआ है, और इस घटना को ही हम मृग मरीचिका कहते हैं। क्लियर? तो मृग मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना होती है। इसके साथ में आप देखें हीरे का चमकना। तो जो हीरा है उसकी बनावट इस प्रकार से होती है कि उसके अंदर प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वो चमकता हुआ दिखाई देता है। विद्यार्थियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित अन्य घटनाओं की यदि मैं बात करूं तो कांच के अंदर या पानी में जो वायु का बुलबुला है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। गर्मियों के दिनों में सड़क पर हमें पानी भरा हुआ दिखाई देता है। कांच में पड़ी जो दरार है वो भी हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही चमकती हुई नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कोई 3 अंतर लिखिए। यहां पर हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। अब देखिए जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसमें प्रकाश का एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये जो प्रतिबिंब है वो ज्यादा स्पष्ट बनता है, ज्यादा स्पष्ट, जबकि ये द्वितीयक इंद्रधनुष है वो थोड़ा धुंधला बनता है। थोड़ा सा क्या बनेगा, धुंधला बनेगा। इसके अलावा इसमें और अंतर देखें
कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बाहरी कलर होता है, ऐसे ऐसे इंद्रधनुष बन रहा है, इस तरीके से बाहरी जो रंग होता है वो रेड होता है, आंतरिक कलर वोयलेट होता है। क्रम तो वही रहेगा, VIBGYOR, लेकिन ये वाला इसमें कलर होता है नीचे नीचे और रेड होता है ऊपर ही ऊपर, जबकि इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, वोयलेट ऊपर ही ऊपर और रेड नीचे ही नीचे। क्लियर? हमारे को यहां पर तीन डिफरेंस पूछे थे, इसके अलावा मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि प्राथमिक इंद्रधनुष से क्षैतिज जो तल होता है उससे 40 डिग्री से 43 डिग्री तक होता है, 40 से 43 डिग्री तक होता है। क्लियर? जबकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो 50 से 53 डिग्री तक होता है। इसका मतलब है कि ऐसे दो इंद्रधनुष यदि बन रहे हैं, जैसे हमारे पास में ये दो इंद्रधनुष हैं ऐसे, तो नीचे वाला जो इंद्रधनुष होता है ये तो होता है प्राथमिक, और ये वाला जो इंद्रधनुष होता है वो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। क्लियर? दोनों स्पष्ट हो जाने चाहिए, समझ में आ जाने चाहिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। इनको मैं एक बार यहां से हटा देता हूं। क्या है क्वेश्चन, देखिए स्पष्ट कर लीजिए कि किसी पदार्थ के क्रांति कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, क्या क्रांति कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, समझाइए। देखिए हम क्या जानते हैं, सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin IC। IC यहां पर क्रांति कोण होता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमारे को कहा गया है कि क्या क्रांति कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो देखिए एक रिलेशन हम जानते हैं, विचलन कोण का डेल्टा बराबर AN-1, और हम ये जानते हैं कि जो बैंगनी रंग होता है उसमें विचलन सबसे ज्यादा, तो उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और रेड रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो यहां से स्पष्ट कर लीजिए डेल्टा रेड कलर के लिए। तो देखिए क्या क्रांति कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है हाँ, और समझाइए कैसे। तो ये हमारे पास में है सूत्र, क्योंकि साइन आईसी बराबर हम पुट कर देंगे 1/NM, और N है वो विचलन कोण पर डिपेंड करता है। अलग अलग पदार्थों का जो विचलन कोण है अलग अलग रंगों का अलग अलग होता है, तो उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, उनका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसके लिए क्रांति कोण का मान अधिक हो, मतलब साइन आईसी का मान क्या होगा, अधिक होगा। साइन आईसी का मान क्या होगा, अधिक। इसे क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि एक वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सम्मुख रखी है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाने वाला किरण चित्र पूर्ण कीजिए। किरण चित्र पूर्ण करना है। तो वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आपतित होगी, और दर्पण से टकराकर ये फोकस बिंदु से होकर इस तरीके से चली जाएगी। इसी प्रकार से फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से आकर टकराएगी, और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर? देखिए यहां जहां कहीं पर भी ये मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बना लेगी। तो देखो इसको क्लियर कर लें, यहां से प्रकाश की किरण चली है और जहां कहीं पर भी ये मिलती वहीं पर प्रतिबिंब ए डेस बी डेस बना लेती है। तो ये तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे हमें देखिए क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और तीव्रता किस प्रकार प्रभावित होगी यदि दर्पण की परावर्तक सतह का निचला अर्ध भाग काला रंग से कर दिया जाए।
अर्धभाग नीचे वाला जो रंग है वो आधा रंग मतलब काला कर दिया जाए। देखो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो है सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिबिंब की जो स्थिति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी और एफ के मध्य ही बनेगा। तीव्रता है वो घट जाएगी, तीव्रता घट जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी यदि यहां पर हम क्या कर दें, एक काली पट्टी का लगा दें, इस वाले भाग पर आधे भाग को क्या कर दें, काले रंग से रंग देते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई और ई दोनों बराबर होंगे, आई और ई दोनों क्या होंगे, बराबर, आई और ई दोनों बराबर होंगे, क्लियर कर लीजिए। इसके साथ में R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, ये हमने कहा ही है। तो ये इसका आंसर आ गया है किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। तो देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये हमारे पास में इस तरीके से एक प्रिज्म है और इस पर हम इस तरीके से एक प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं। ये वाली जो प्रकाश किरण थी वो जानी तो यहां से चाहिए थी, लेकिन ये 7 टुकड़ों में टूट जाती है। इस तरीके से इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, 7 टुकड़े हो जाएंगे। एक बार इन टुकड़ों को निर्माण हम दोबारा दूसरे कर लेते हैं। इस तरीके से निर्मित हो रही है, ऐसे इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, 7 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे यहां पर 7 टुकड़े हो जाएंगे, क्लियर। अब इन को आप अच्छे से देखें, ये वाला कलर वॉयलेट, इंडिगो, और ऊपर वाला कलर होता है रेड कलर, क्लियर। तो यहां पर हमारे को ये पूछा है कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो इसमें जो विचलन कोण का जो मान होता है मिनिमम डेविएशन का, वो a/n-1 होता है, क्लियर। तो यहां पर आप ध्यान दें कि जो वॉयलेट कलर है उसका जो विचलन कोण है वो सबसे ज्यादा होता है, इंडिगो का उससे कम, फिर ब्लू का उससे कम, फिर ग्रीन का उससे कम, फिर येलो का उससे कम और ऑरेंज का उससे कम, और अंत में हम बात करते हैं रेड कलर का सबसे कम होता है। इसी प्रकार से तो यहां से ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, तो एन वी है वो सबसे ज्यादा और एन आर है वो सबसे कम होगा, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य का सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देने का क्या कारण है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष दिखाई देने का क्या कारण है। तो इंद्रधनुष से दिखाई देने का जो मेन कारण है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। इसके साथ में इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसमें
होगा। क्लियर। उस सिद्धांत का नाम लिखिए जो जिस पर प्रकाशिक तंतु काम करता है, तो ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। मरीग मरीचिका क्या है, समझाइए। ये मैंने आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपको 1.5 अंक के क्वेश्चन में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए एफ और आर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए यहां पर हमने एक ले लिया है गोलीय दर्पण इस तरीके से। इसकी मुख्य अक्ष हमने यहां पर ले ली है। इसकी मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरण को आपतित करवाई जो कि इस तरीके से जा रही है। ये हमारे पास में एक अभिलंब है जो कि यहां पर ये वाला जो एंगल है वो आप देख रहे हैं, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का एंगल है थीटा, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल है वो भी यहां पर थीटा ही होगा। यदि ये थीटा और ये थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास में 2 थीटा। क्लियर। तो ये डायग्राम हमारे पास में तैयार हो गया है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे जो त्रिभुज है सी पी एम, त्रिभुज देखिए सी पी एम में टेन थीटा बराबर एम पी बट्टे में सी पी। तो यहां पर एम पी, क्योंकि यहां पर लंब तो है एम पी और आधार है सी पी, तो लंब बट्टे में आधार। थीटा यदि बहुत छोटा होता तो टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, और जब हम टेन थीटा को थीटा लिख देंगे तो हमारे पास में यहां से देखिए ये वाली इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होगी, थीटा बराबर एम पी अपॉन में सी पी। और अब यहां पर वापस डायग्राम पर लौटते हैं। टेन टू थीटा, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास में टेन टू थीटा के लिए। तो टेन टू थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बट्टे में आधार, लंब एम पी, आधार यहां पर अब की बार क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। क्लियर। तो टू थीटा बराबर यहां पर टू थीटा भी अति अल्प हो तो टू थीटा को हम टू थीटा लिख देंगे। टू थीटा बराबर एम पी अपॉन में एफ पी आ जाएगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमने एम पी अपॉन में ई पी पुट कर दी, एम पी से एम पी कैंसिल हो गया, एफ पी बराबर आ जाएगा 1/2 सी पी। यहाँ चिन्ह परिपाटी एफ पी के स्थान पर माइनस में एफ और सी पी के स्थान पर माइनस में आर पुट करेंगे तो एफ बराबर आर बट्टे में 2 आ जाएगा, जो कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आदि होती, ये हमें बताता है, संबंध बताता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। क्लियर। देखिए विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो जितने भी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं पर यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी व्यक्ति को पढ़ने के चश्मे के लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए जिसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी का मान 50 सेमी है। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमें जो कैपिटल डी है वो 50 सेमी दे रखा है, जो कि माइनस में 50 सेमी होगा। वी का मान हमारे पास में माइनस में 50 सेमी होने वाला है। यू है जो कि एक स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी होती है जो कि 25 होती है। तो 25 सेमी है, प्रतिबिंब बन रहा है अब उससे दृष्टि दोष वाले के लिए माइनस में 50 सेमी पर। एफ हमें ज्ञात करना है किसी लेंस के लिए। हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/f बराबर v का जो मान है वो माइनस में 50 माइनस u का मान है वो माइनस में 25। देन यहां से 50 से लघुत्तम आ जाता है, माइनस में 1 प्लस में 2, 1/50 में 50, f बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर।
इसका मतलब हमें 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +5 डायप्टर और -3 डायप्टर है, परस्पर संपर्क में रखे हैं। संयोजन की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? परिणामी लेंस का प्रकार भी बताइए। देखिए, पहले तो हम क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। ये हमें P1 बराबर दे रखा है प्लस में 5 डायप्टर, और P2 बराबर हमें दे रखा है माइनस में 3 डायप्टर। तो जो टोटल जो क्षमता है वो P1 प्लस P2 के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लें। तो P बराबर P1 प्लस P2, जो कि 5 माइनस 3, 2 डायप्टर होगी, 2 डायप्टर होगी। तो ये तो प्लस में आ रही है, इसका मतलब है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, P बराबर 1/में F, और F बराबर हो जाएगा यहां से 1/में P, 1/2, मतलब 0.5 मीटर बराबर 50 सेमी। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेमी होगी। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेमी और 15 सेमी है, तो उसका फोकस दूरी वायु में क्या है? लेंस के कांच का अपवर्तनांक हमें 1.5 दे रखा है। इसका फॉर्मूला देखें, 1/f बराबर होता है n21-1 इंटू 1/r1-1/r2। इस क्वेश्चन में हमें R1 की वैल्यू दे रखी है 10 सेमी, और R2 की वैल्यू हमें दे रखी है 15 सेमी। n21 का मान हमें दे रखा है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/10 माइनस 1/15। यहां से आ जाएगा 0.5, एलसीएम आ जाएगा 30, तो 3 माइनस, देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। एक फलक की जो वक्रता है प्लस में, तो दूसरे की माइनस में होगी, तो यहां पर ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 2 बार में है, तो 0.5 इंटू 5/30। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या निकल गया है, पॉइंट हटा देंगे तो एक 0 और लगा देंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 100 में भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां से F बराबर हमें 12 सेमी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है? 8। जब इसे समांतर किरणों के लिए समांजित करते हैं तब नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 18 सेमी है। दोनों के बीच के दोनों लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए, आवर्धन क्षमता M बराबर FO/F E, ये हमें दे रखा है 8। तो यहां से क्या निकला है? FO बराबर 8 FE, और हम क्या जानते हैं? L बराबर मोड ऑफ FO प्लस मोड ऑफ FE, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर 18 दे रखी है, और FO है वो है 8 FE प्लस FE। तो यहां से FE बराबर आ जाएगा 18/2, 18/9, जो कि 2 सेमी आ जाएगा। 2 सेमी, तो FO कितना आ जाएगा? 16 सेमी आ जाएगा। यही हमें पूछा था, दोनों की फोकस दूरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से किया जाता है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तंत्र अभिसारी है या अपसारी, इसके बारे में भी बताना है। देखिए, उत्तल लेंस पहले F1 बराबर हमें कितना दे रखा है? उत्तल लेंस 20 सेमी, संपर्क में रखे 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस F2 कितना दे रखा है? फोकस दूरी दे रखी है 30 सेमी, और अवतल लेंस जो कि माइनस में है। अब यहां से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2
F2। तो 1/20 माइनस 1/30 बराबर 60। 3 - 2 1/60। F बराबर आया हमारे पास में 60 सेमी, प्लस में आया। इसका मतलब जो संयोजन है वो उत्तल लेंस की भांति काम कर रहा है, अभिसारी लेंस की भांति काम कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 192 और 8 सेमी है, तो इनकी आवर्धन क्षमता और दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए, दोनों लेंसों के बीच की दूरी L बराबर होती है मोड ऑफ एफ ओ प्लस मोड ऑफ एफ ई। तो 192 प्लस 8 बराबर 200 सेंटीमीटर, जिसे हम 2 मीटर भी कह सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर पूछा गया है आवर्धन क्षमता, जो कि एफ ओ अपॉन में एफ ई के बराबर होगी 192/8। तो ये यहां पर आ जाएगी 2 4 चॉइस आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर रखा है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अंदर हमारे को u बराबर दे रखा है माइनस में 20 सेमी। क्लियर। लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित, m का मान कितना है 3। आवर्धित वास्तविक, वास्तविक का मतलब माइनस में, प्रतिबिंब प्राप्त होता तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, हम m बराबर क्या जानते हैं माइनस में, सॉरी लेंस के लिए प्लस में v/u, और वो हमें क्वेश्चन में -3 दे रखा है। तो v बराबर हमारे पास में हो जाएगा -3u। तो v का मान हमारे पास में आ गया -3 इंटू -20। v बराबर हमें मिल चुका है 60 सेमी। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान 60 दे रखा है, u का मान हमें 20 दे रखा है, माइनस में 20। तो यहां से 60, तो 1 प्लस 3, 4/60, 1/15, और f बराबर आ जाएगा 15 सेमी। f बराबर कितना आ जाएगा 15 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेमी है। यदि इसको जल में डुबो दें तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। जल का अपूर्णांक 4/3 और कांच का अपूर्णांक 3/2 हमें दे रखा है। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं कि देखिए, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला भी हमारे सामने ही पड़ा है कि F बराबर हमें कितना दे रखा है 25 सेमी, और जल में इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 1/f बराबर n/1, n यहाँ पर n/1 होता है। यहाँ पर पहले तो जो प्रकाश है वो कांच में जा रहा है एयर से, तो इसको n/1 को ng/n a लिख दिया, -1 इंटू में हमारे पास में 1/r1 माइनस 1/r2 पड़ा है। जब इस लेंस को हम जल में डुबो दें तो 1/fw बराबर ng/n w-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 का भाग लगा दें 1/2 से, तो 1/f/1/fw बराबर ng/na-1 अपॉन ng/nw-1 ये रह जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास में एफ डब्ल्यू ऊपर, एफ नीचे, ng जो कि 3/2 है, 3/2
2 माइनस 1, फिर बट्टे में एन जी जो कि 3/2 और एन डब्ल्यू जो कि 4/3 -1। तो यहां से देखिए हमारे को क्या मिल रहा है, एफ डब्ल्यू बराबर एफ 3/2 -1, तो ये तो आ गया 1/2 तो ऊपर 9 में 8 -1, एफ का मान 25 गुणा में 1/2 और ये 1/8, तो यहां से 1/8 तो 8 ऊपर चला गया 4 बार में, तो ये आ गया 100 सेमी। कितना आया, 100 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे और एक अथवा वाला क्वेश्चन भी यहां से आपको मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों अब यहां पर उनकी हम यहां एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, इसकी कार्यप्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन कर कुल आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसमें से ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आपको किरण आरेख पूछा जा सकता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछा जा सकता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। दूरदर्शक क्या है? अपवर्ती दूरदर्शी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है और मुझे तो ये लगता है कि इन दोनों प्रश्न में से एक आएगा। इन दोनों में से क्या आएगा? एक प्रश्न आएगा। अब यहां पर इनके साथ में एक अथवा में भी प्रश्न आने वाला है। अब वो अथवा वाला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रिज्म का क्वेश्चन हो। प्रिज्म के लिए हमें अपवर्तनांक का फॉर्मूला पूछ लिया जाए। हो सकता है लेंस मेकर फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए। तो लेंस मेकर फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या खुद लेंस मेकर फॉर्मूला हो, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्रकाश किरणों का अपवर्तन समझाइए और गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का फॉर्मूला भी आपको पूछा जा सकता है। n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का फॉर्मूला है, ये पूछा जा सकता है। साथ में देखिए अपवर्तन को परिभाषित कीजिए और दर्पण सूत्र भी आपको व्युत्पन्न करवाया जा सकता है। तो विद्यार्थी वैसे तो ये जो चैप्टर है वो 7 नंबर का है, लेकिन इसमें से कुल मिलाकर 7 नंबर तो है ही और साथ में 4 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन भी आएगा। तो कुल मिलाकर इसमें से 11 नंबर के क्वेश्चन प्राप्त पूछे जाएंगे, जिसमें से आप 7 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन के बारे में गहराई से समझा, जाना। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।